रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिर्ची अपने नाम की तरह ही तीखी और तेज तर्रार लड़की थी, जिसको तीखा खाने की बहुत आदत थी। हर डिश में उसको तीखा ज्यादा चाहिए होता है। एक दिन तो जब वो अपने घर में बैठी स्पाइसी तंदूरी मोमोज विद एक्स्ट्रा स्पाइसी चटनी के साथ खा रही थी, तभी उसकी माँ बबली आकर उसको बोलती है, अरे तू फिर ले आई है मोमोज। तेरा बाहर का खाना खा खा कर पेट नहीं भरता क्या? कभी चाउमीन, कभी बर्गर, कभी ये चाइनीज से मोमोज और ऊपर से भर भर के ये लाल मिर्च वाली चटनी। अरे माँ, तीखे में ही तो मजा है। आए हाय, गरम गरम मोमो जब तीखी स्पाइसी चटनी के साथ मुंह में आते हैं, मजा ही आ जाता है। लाजवाब स्वाद आएगा। स्वाद नहीं, भगवान याद आएगा। अरे इतना तीखा खाती है, तेरे पेट के लिए अच्छा नहीं है। तेरा नाम मिर्ची है, इसका मतलब ये नहीं कि तू सारा ही मिर्ची खाना खाती रहे। तो ये तो आपको मेरा नाम रखने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब तो मुझे तीखा खाने की आदत है और मैं अपनी ये आदत किसी के लिए नहीं छोड़ सकती। ठूस ले, अच्छे से ठूस ले। जब सुबह निकालेगी ना तब पता चलेगा। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, पहली बार थोड़ी ना खा रही हो। अरे हमेशा से खाते आ रही हूँ। मिर्ची 1 मिनट के अंदर ही सारे स्पाइसी मोमोज खा जाती है। ऐसे ही वो कभी भी बाहर जाती तो वहाँ भी एक्स्ट्रा स्पाइसी खाना ऑर्डर करती। इससे उसको एक फायदा तो होता ही था कि उसकी प्लेट में से कोई भी खाना नहीं खाता था, लेकिन गुजरते समय के साथ उसकी ये आदत और बढ़ गई। अब मिर्ची की उम्र शादी लायक हो गई थी, इसीलिए उसकी माँ उसकी शादी शौर्य नाम के लड़के से तय कर देती है और थोड़े समय बाद में उसकी शादी उससे करवा देती है। शादी के बाद जब मिर्ची पहली बार खाना बनाती है तो पहला निवाला खाते ही उसकी सास कुसुम बोलती है, हाय हाय आग लग गई, शौर्य बेटा पानी दे। अरे माँ जी, कहाँ आग लग गई? मुझे तो दिख नहीं रही। हाँ माँ, कहाँ लगी है आग? मुझे भी नहीं दिख रही। मेरे पेट में बेटा, और कहाँ? अरे करमजली, ये खाना है या मिर्च का घोल? कितनी तीखी सब्जी है, इसको खाकर तो पेट में आग लगेगी। पर माँ जी, मैंने तो मिर्ची डाली ही नहीं है इतनी। देखो खाकर बताती। मिर्ची अपनी बनाई सब्जी बड़े ही आराम से चखकर अपनी सास से बोलती है, देखो मुझे तो जरा सी भी मिर्ची नहीं लग रही, कहीं से भी कोई चीज तीखी नहीं है। अरे आप बिना खामखा के ओवर एक्टिंग कर रही है, ताकि पहली बार आपको मुझे रसोई का शगुन न देना पड़े। अरे मिर्ची ऐसा नहीं है, माँ को शायद लग रही हो ज्यादा मिर्च। रुको मैं खाकर बताता हूँ। शौर्य मिर्ची के बनाए खाने को चखता है तो उसकी आंखें ही खुली की खुली रह जाती है। वो कुछ बोलने लायक ही नहीं बचता और आंखों से ही पानी मांगने का इशारा करता है। ये देखकर मिर्ची बोलती है, देखा, कहा था ना नहीं है मिर्ची। शौर्य जी ने भी कितने आराम से खाना खा लिया। शायद इतना अच्छा खाना बना है कि वो कुछ बोलने लायक ही नहीं बचे। अरे नासपिटी, वो पानी मांग रहा है, पानी दे। मिर्ची शौर्य को पानी दे देती है, जिसके बाद वो पानी पीकर जीभ बाहर निकालकर हाथ से हवा करता है और बोलता है, ये खाना बनाया है। अरे इतनी मिर्च तो मिर्च में भी नहीं होती। कसम से माँ, पेट में आग लग जाती है। मुझे नहीं खाना ये खाना, सारे मुंह को जलाकर रख दिया। आ बेटा, मैं तुझे दही चीनी खिलाती हूँ, ठंडक मिलेगी तेरी जीभ को। कुसुम शौर्य को दही चीनी खिला देती है, जिसको खाकर वो अपने काम पर निकल जाता है। फिर सब अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। शाम होने पर मिर्ची खाना बनाने की तैयारी करती है, जिसे देखकर कुसुम उसे बोलती है, बहू सुन ले, रात के खाने में मिर्च डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। मिर्ची खाना बनाती है जिसमें बिल्कुल भी मिर्च नहीं होती। वो सबको खाना खिला देती है, लेकिन खुद कुछ नहीं खाती। ये देखकर शौर्य उससे बोलता है, अरे मिर्ची, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? शौर्य जी, मुझसे ये फीका सा खाना नहीं खाया जाएगा। मुझे हमेशा से तीखा खाने की आदत है। अच्छा, तो तुम कुछ ऑर्डर कर लो बाहर से। मैं तुमको ऐसे भूखी नहीं सोने दूंगा। इस वक्त क्या ही आएगा शौर्य जी, रहने दीजिए। एक दिन भूखा रहने से मुझे कुछ हो थोड़ी ना जाएगा। मैं सुबह खा लूंगी। ऐसे कैसे? चलो तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं कुछ खाने। जल्दी करो। मिर्ची जल्दी से तैयार होकर आती है, जिसके बाद शौर्य उसे अपनी कार में बिठाकर कुछ खाने के लिए बाहर ले जाता है। रास्ते में एक गोलगप्पे की रेड़ी देखकर मिर्ची शौर्य से बोलती है, शौर्य जी, वो देखिए गोलगप्पे, चलिए ना वही खाते हैं। इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। ऐसी कौन सी लड़की है जिसका गोलगप्पे खाकर पेट भर जाए? फिर भी आज रात के लिए यही काफी होंगे।
ठीक है बाबा, मैं गाड़ी साइड लगाता हूँ, फिर गोलगप्पे खाते हैं। शौर्य अपनी कार को रोककर मिर्ची को गोलगप्पे वाले के पास लेके जाता है, जहाँ मिर्ची उस गोलगप्पे वाले को बोलती है, भैया जी गोलगप्पे खिला दो और एकदम बढ़िया तीखे। गोलगप्पे वाला मिर्ची को गोलगप्पे खिलाना शुरू करता है। वो एक गोलगप्पा खाती है और उस भैया से बोलती है, अरे भैया तीखा बहुत कम है, थोड़ा और लगाओ। ठीक है बहन जी। गोलगप्पे वाला उसे और तीखा गोलगप्पा खिलाता है, लेकिन वो फिर भी उससे बोलती है, अरे भैया तीखे की कमी है क्या आपके पास? तीखा बनाने को कहा है, समझ नहीं आता क्या? आपकी मिर्ची में दम ही नहीं है। अरे भैया आप एक गोलगप्पा मुझे खिलाओ, मैं बताता हूँ तीखा है या नहीं। गोलगप्पे वाला दोनों को और तीखा गोलगप्पा देता है, जिसको खाकर शौर्य की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो एक खाकर ही बोलता है, मिर्ची कितना तीखा है, फिर भी तुमको और तीखा खाना है। हे भगवान, भैया एक मीठी चटनी से गोलगप्पा दो जल्दी। अरे कौन से एंगल से तीखा है ये? भैया आप थोड़ा और तीखा बनाओ। गोलगप्पे वाला मिर्ची को तीखे से तीखा गोलगप्पा खिलाता है, लेकिन उसके मुंह को तीखा लगता ही नहीं है। गुस्से में गोलगप्पे वाला बोलता है, अरे बहन जी अब इससे तीखा नहीं बना सकता, अरे इतना ही तीखा खाना है तो लाल मिर्च खा लीजिए। भैया मेरे पैसे दो, मैं इनको इससे ज्यादा तीखा नहीं खिला सकता। शौर्य गोलगप्पे वाले को पैसे देकर मिर्ची को वापस कार में बैठाकर जाने लगता है। तभी मिर्ची उसे बोलती है, देखा मैंने कहा था ना कि इस टाइम कुछ नहीं मिलेगा। गोलगप्पे भी मिले तो फीके। हे भगवान, मिर्ची सच्ची तुम अपने नाम की तरह मिर्ची ही हो। तुमको तीखे में भी तीखे का स्वाद नहीं आता। इतना ज्यादा तीखा खाना भी खाना नहीं चाहिए। शौर्य जी अब मेरी जुबान को सिर्फ तीखा ही स्वाद आता है तो मैं क्या करूं? दोनों घर आते हैं। अगली सुबह मिर्ची के घर उसकी मौसी सास सुमित्रा आती है, जिसको देखकर उसकी सास बोलती है, अरे दीदी आओ, अचानक कैसे आना हुआ? अरे कुसुम, शौर्य की शादी में नहीं आ पाई थी तो सोचा चल अब मिलाती हूँ, नई बहू का चेहरा भी तो देखना था। अच्छा किया आ गई, मैं अभी मिर्ची को बुलाती हूँ। मिर्ची जरा बाहर आ, देख कौन आया है। मिर्ची बाहर आती है और अपनी मौसी सास के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेती है, जिसके बाद सुमित्रा बोलती है, अरे वाह, बहू तो बहुत सुंदर है, सच्ची तेरे तो भाग खुल गए कुसुम, ऐसी बहू पाकर। अच्छा बहू, तुझे खाना वाना बनाना आता है? जी माँ जी, मुझे सब बनाना आता है। रुकिए, थोड़ी देर पहले ही मैंने राजमा बनाए हैं, आप खाकर बताइए कैसे बने हैं। नहीं रहने दे बहू, क्यों मेरी जिज्जी के मुंह में आग लगाना चाहती है? अरे जिज्जी ये इतना तीखा खाना बनाती है ना कि कानों से धुआं निकल जाता है। अरे तो क्या हुआ, मैं तीखा ही खाती हूँ। बहू तू ला, मैं बताती हूँ कैसी बनी है तेरी सब्जी। मिर्ची रसोई से राजमा की सब्जी डाल कर लाती है, जिसके बाद सुमित्रा जैसे ही एक चम्मच सब्जी खाती है, अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर बोलती है, हाय हाय बहू, ये राजमा की सब्जी है या मिर्च की? इतनी तीखी, मेरा मुंह जल रहा है। बोला था ना मत खाओ, अब तू खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही है? जा थोड़ी चीनी लेकर आ। मिर्ची जैसे ही चीनी लेकर बाहर आती है, उसके पेट में अचानक दर्द उठता है और उसके हाथों से चीनी की कटोरी गिर जाती है और वो अपने पेट को पकड़कर रोते हुए बोलती है, माँ जी यहाँ आइए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और बहुत जलन भी हो रही है, बचाओ। अरे बहू ये क्या हो गया, संभाल खुद को। अरे कुसुम, इसको हॉस्पिटल लेकर चल जल्दी। सुमित्रा और कुसुम मिर्ची को हॉस्पिटल भर्ती करवाते हैं। कुछ देर बाद खबर मिलने पर शौर्य भी वहाँ आता है, जिसके बाद डॉक्टर उसको बताते हैं, देखिए ज्यादा तीखा खाने से इनके पेट में अल्सर की शिकायत हो गई है और अगर इन्होंने अब भी तीखा खाना नहीं छोड़ा तो ये कैंसर भी बन सकता है, फिर ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज बचेगा। नहीं, मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करवाना, मुझे दवाइयाँ दे दो और आज के बाद मैं कभी तीखा नहीं खाऊंगी, बस मुझे ऑपरेशन से बचा लीजिए। देखिए अभी ऑपरेशन की नौबत नहीं है, लेकिन आपको तीखा और मसालेदार खाना बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। सादा खाना खाइए ताकि आप ठीक हो सकें। सुन लिया ना, अब देख लो जुबान का स्वाद बनाए रखना है या जिंदगी। मुझे मेरी जिंदगी चाहिए शौर्य जी, वो भी आपके साथ, और मैं कभी तीखा नहीं खाऊंगी, पक्का आपकी कसम। हर चीज की अति बुरी होती है, जरूरत से ज्यादा तीखा खाना आपके पेट और सेहत के लिए नुकसानदायक है, इसीलिए किसी भी चीज का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। मीनल गुंजन को अपने साथ कार में बैठाती है और कार को तेजी से रोड पर भगाने लगती है।
कार को एक सुनसान रास्ते पर ले जाकर मीनल कार को रोक देती है और दोनों कार से बाहर आती हैं। जिस जगह पर दोनों रुकती हैं, वहाँ पर एक गहरी नदी भी थी, जिसके किनारे गुंजन मीनल से बोलती है, आज मैं तेरा काम तमाम कर दूंगी। बहुत हो गया तेरा। तुझे क्या लगा था कि तू मेरी जगह लेकर बैठी रहेगी तो मैं शांत रहूंगी? हाँ, नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती और आपकी जगह कोई नहीं छीन रहा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तू क्या सोचती है और क्या करना चाहती है। आखिर तूने दिखा ही दिया ना अपना सौतेलापन, साबित कर ही दिया कि सौतेली बहन सौतेली ही होती है। नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। गुंजन मीनल को नदी में धक्का मारने ही वाली होती है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो खुद ही नदी में गिर जाती है। मोहन की 2 बेटी थी, गुंजन और मीनल। मीनल मोहन की पहली पत्नी की बेटी थी। मोहन की पहली पत्नी की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिस वक्त गुंजन बस 1 साल की थी। अपनी बच्चे के अच्छे भविष्य और घर संभालने के लिए मोहन ने सुमन नाम की एक औरत से शादी कर ली। कुछ समय बाद दोनों की एक बेटी होती है, जिसका नाम गुंजन रखा जाता है। सुमन हमेशा ही दोनों को बराबर का प्यार दिया करती थी। उसने कभी भी मीनल को ये एहसास नहीं होने दिया कि वो उसकी सौतेली माँ है। ऐसे ही एक दिन सुमन एक सुनार के पास जाती है और वहाँ से कुछ सामान लेकर घर आती है और अपनी बेटियों को आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे कहाँ हो मेरी परियों, जरा इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। तभी वहाँ मीनल और गुंजन आती है और मीनल अपनी माँ से बोलती है, क्या लाई हो माँ? मैं तुम दोनों के लिए एक सुंदर सा ब्रेसलेट लेकर आई हूँ। अच्छा, जरा दिखाओ तो कैसा है। ये लो मीनल बेटा और ये लो गुंजन बेटा। माँ, ये तो बहुत सुंदर है और मेरे लिए ये सबसे कीमती चीज है, क्योंकि आप इसे लेकर आई हो तो इस ब्रेसलेट की वैल्यू और भी बढ़ गई है। ओ मम्मी, आपको तो फैशन का फा भी नहीं पता है। अरे आजकल कौन पहनता है ये ओल्ड स्टाइल ब्रेसलेट? बिल्कुल पुराना डिजाइन है ये। अरे दीदी, कितना सुंदर तो है। देखो माँ, हमारे लिए कितने प्यार से लाई है। तुझसे किसी ने पूछा है? बिना बात उंगलबाजी कर रही है। माफ करना दीदी। क्या गलत बोला उसने, बताइए जरा। तेरे नखरे तो इतने हैं जैसे कि किसी राजा महाराजा के घर की बेटी हो। अपनी औकात में रहना सीख। वाह, ये मेरी माँ नहीं बल्कि मीनल की माँ बोल रही है। आप मेरी माँ हो ही नहीं सकती। इसमें क्या गलत बोला उसने जो तू इतना भड़क रही है? अरे माँ, बस करो ना, हो गया ना अब। तू चुप कर, इसकी बातें मत सुना कर, और तुझे एक सुनाए तो तू इसे 3 सुना दिया कर। गुंजन गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ बैठकर रोते हुए खुद से बोलती है, आखिर ये कब जाएगी मेरे घर से? पता नहीं क्या लिखा पढ़ा दिया है इसने मेरे माँ बाप को। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे इनकी सौतेली औलाद मीनल नहीं बल्कि मैं हूँ। अपनी औलाद के होते हुए भी मुझे सौतेलो जैसा प्यार दिया जाता है, मेरे साथ ही भेदभाव किया जाता है। मीनल चाहे जो बोल दे वो पत्थर की लकीर हो जाता है और मेरी बात को तो सुनकर भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और गुंजन अपनी सौतेली बहन मीनल से और ज्यादा नफरत करने लगती है, इतना कि वो दिन रात उसकी आंखों में खटकती। जब भी मोहन और सुमन मीनल की तारीफ करते तो गुंजन गुस्से से लाल पीली हो जाया करती। ऐसे ही एक दिन सुमन अपनी दोस्त कुसुम के घर जाती है और गुंजन को आवाज लगाकर बोलती है, अरे गुंजन, क्या तू मेरे साथ मेरी सहेली के घर चलेगी? क्या मम्मी, आप भी ना। अब आप आंटियों के साथ बैठकर मैं चुगलियाँ सुनूंगी क्या? आप ही जाओ, मुझे नहीं जाना। तुझे तो बोलना ही बेकार है। अरे मीनल बेटा, तू कहाँ है? इधर आ। हाँ माँ, बोलो, क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? अरे बेटा, मेरे साथ मेरी सहेली के घर चल, थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा। मगर माँ, घर में बहुत सारा काम है। अरे ये गुंजन कर लेगी, आखिर ये घर में पड़े पड़े क्या करेगी? मैं कोई घर का काम नहीं करूँगी, समझी आप? अच्छा जी, ऐसे कैसे नहीं करेगी तू? अगर घर का काम नहीं हुआ तो फिर देखियो, तेरा फोन ही छीन लूंगी मैं। सुमन और मीनल दोनों कुसुम आंटी के घर जाने के लिए निकल जाती हैं। तो वहीं गुंजन मुंह बनाकर घर का सारा काम करने लगती है। ऐसे ही सुमन और मीनल को घर आते आते रात के 10 बज जाते हैं और उनको लेट आता देखकर गुंजन बोलती है, हो गया आप दोनों का सैर सपाटा। अरे गुंजन, तू भी होती तो बहुत मजा आता। हम सब तो फिल्म देखने गए थे। हाँ हाँ, घूमो फिरो, नाचो गाओ, आइसक्रीम खाओ, डोसा खाओ। मैं तो घर की नौकरानी हूँ जिसे काम करने के लिए पैदा किया है। आपकी सगी बेटी तो ये है, मैं तो सौतेली हूँ, मुझे रोड से उठाया था।
आज तो बोल दिया, लेकिन दोबारा मत बोलना। तू सौतेली नहीं है, ना ही मीनल। दोनों ही मेरी बेटियां हो और मैं दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। आज इसकी वजह से आपने मुझ पर हाथ उठाया माँ। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। गुंजन अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ उसकी माँ आती है और सुमन उसे समझाते हुए बोलती है, गुंजन, तुझे मैं कैसे समझाऊं? तूने कभी सोचा है कि मीनल पर क्या बीती है तेरा ऐसा बर्ताव देखकर? मन ही मन तूने कितनी कड़वाहट भर रखी है उसके लिए। और बेटा, उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में, मगर उसने कभी भी मुझे अपनी सौतेली माँ नहीं समझा। लेकिन बेटा, तू उसको हमेशा सौतेला समझती है। मेरी बात मान तो तू उसको अपना ले और दोनों खुशी खुशी रहो। लाडो, मेरे लिए तुम दोनों एक जैसे हो। मैंने तुम दोनों में कभी फर्क नहीं किया, एक जैसा प्यार किया है। बेटा, अपना ये गुस्सा छोड़ दे और अपनी बहन के साथ मिलकर रह। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। चली जाइए आप यहाँ से। अपनी बेटी मीनल को प्यार कीजिए, वही है ना आपकी बेटी। मैं तो आपकी कुछ नहीं लगती। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। तभी वहाँ मीनल आती है और मीनल गुंजन से बोलती है, दीदी, आप माँ की बात का बुरा मत मानो, क्योंकि माँ कितना भी अपने बच्चों को डांट ले, मगर वो अपने बच्चे से प्यार करना नहीं छोड़ती। मैंने कह दिया ना कि मुझे कोई बात नहीं करनी है आप में से किसी से भी। सुनाई नहीं देता, समझ नहीं आ रहा। आप जा रहे हैं या फिर मैं चली जाऊँ यहाँ से? माँ, मुझे लगता है इनको थोड़ा सा अकेले रहने दो। मीनल गुंजन को अपने साथ कार में बैठाती है और कार को तेजी से रोड पर ले जा रही होती है। कार को एक सुनसान से रास्ते पर ले जाकर वो रोकती है और दोनों कार से बाहर आती हैं। जिस जगह पर वो रुकते हैं वहाँ पर एक गहरी नदी थी, जिसके किनारे गुंजन मीनल से बोलती है, आज मैं तेरा काम तमाम कर दूंगी। तुझे क्या लगा था कि तू मेरी जगह लेकर बैठी रहेगी तो मैं शांत बैठी रहूंगी? नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती और आपकी जगह कोई नहीं छीन रहा। मुझे सब पता है कि तू क्या सोचती है और क्या करती है। आखिर तूने अपना सौतेलापन दिखा ही दिया, साबित कर दिया कि सौतेली बहन सौतेली ही होती है। नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। गुंजन मीनल को नदी में धक्का मारने ही वाली होती है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो खुद जाकर नदी में गिरती है। गुंजन नदी में खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है। मीनल ना आओ देखती है ना ताओ। वो अपनी बहन को बचाने के लिए नदी में कूद जाती है और उसको बचाने की कोशिश करती है। तभी सभी आसपास के लोग वहाँ आते हैं और गुंजन को बचाकर बाहर निकालते हैं। तभी गुंजन बोलती है, मेरी बहन भी है इसके अंदर, आप उसे भी बचा लो। वो लोग मीनल को भी बचाने की कोशिश करते हैं। किसी तरह मीनल भी बचकर बाहर आती है। थोड़ी देर बाद दोनों को वो लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। गुंजन मीनल के पास आकर उससे बोलती है, मीनल, मुझे माफ कर दे। मैं तो तुझे मारने के लिए यहाँ आई थी, उल्टा खुद ही मौत के मुंह में गिर गई और तूने बिना अपनी जान की परवाह किए मेरी जान बचाई। तू कितनी अच्छी है। मैं आज तक तुझे कभी समझ ही नहीं पाई मेरी बहन। तू मेरी सौतेली बहन नहीं बल्कि मेरी खुद की बहन है। मुझे माफ कर दे। नहीं दीदी, आप माफी मत मांगो। जो हुआ वो एक बुरा वक्त था, मगर इसी बहाने ही सही मुझे मेरी दीदी तो मिल गई ना। और अगर मैं आज मर भी जाती ना तो भी मुझे गम नहीं होता। ऐसे मत बोल पागल, बस मुझे माफ कर दे। हम दोनों बहनें मिलकर जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी बहन लौटा दी। अब बस भी कर, रुलाएगी क्या? इस तरह गुंजन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो मीनल से माफी मांगकर एक नए रिश्ते की शुरुआत करके आगे बढ़ती है। राशि अपनी सहेली इशिता से मिलने उसके ससुराल जाती है और जैसे ही इशिता उसके सामने आती है वो उसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि इशिता प्रेग्नेंट थी। तभी राशि उसके गले लगकर बोलती है, क्या बात है, इतने टाइम में काफी तरक्की कर ली तूने। तरक्की? ओए, कैसी तरक्की? अरे देख, पहले तो सिंगल थी, शादी होने के बाद तो डबल हुई और अब तो ट्रिपल होने जा रही है। बधाई हो मेरी जान। उसकी आवाज सुनकर इशिता की सास हाथ में गोंद के लड्डू लेकर वहाँ आती है और बोलती है, नहीं बेटा, इसी बात पर मुंह मीठा कर। हाँ हाँ आंटी, क्यों नहीं, मासी बनने वाली हूँ, मिठाई तो जरूर खाऊंगी। वाह आंटी, आपने ये लड्डू खिलाकर मुंह तो मीठा करवाया ही है, साथ ही दिल भी खुश कर दिया। बहुत ही टेस्टी लड्डू है। इसे तू भी खा। अरे पागल, तू खा। मुझे तो इस टाइम माँ जी यही गोंद के लड्डू खिलाती रहती हैं बस। क्या
गोंद के लड्डू। यार पहली बार सुन रही हूँ कि गोंद के इतने टेस्टी लड्डू भी बन सकते हैं। मजा ही आ गया। अरे ये गोंद वो। बहू बेटा तू कब से खड़ी है? बैठ जा। इस हालत में ज्यादा देर खड़े रहना अच्छी बात नहीं है। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और इशिता भी जो कहने वाली थी भूल जाती है, जिसके बाद दोनों बैठकर बातें करने लगती है और बातें करते करते राशि प्लेट के सारे लड्डू खा जाती है और कुछ देर बाद वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन राशि अपनी माँ अर्चना से बोलती है, माँ आपने गोंद के लड्डू खाए हैं क्या? हाँ खाए हैं, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तेरी नानी बनाया करती थी। और ठीक है माँ, समझ गई। और अगर आपने खाए हैं तो आपको बनाने भी आते होंगे। मेरे लिए 1-2 किलो बना दो ना। गोंद के लड्डू गर्म होते हैं राशि, थोड़ी सर्दी बढ़ने दे फिर बना दूंगी। पर माँ मुझे अभी खाने हैं, अभी बनाओ। क्यों, तू कहीं की महारानी है क्या? तेरी फरमाइश पर अभी लड्डू ले आए। माँ आप इसकी बात मत सुनो, खुद तो कुछ करती है नहीं और बस ऑर्डर चलाई जाती है। ओए तू क्यों बीच में टपक रहा है? और तुझे क्या लगता है कि मैं कुछ बना नहीं सकती? अरे बना सकती है ना, लेकिन बातें खाना नहीं। ऐसा है ना तो मैं खुद से गोंद के लड्डू बनाकर खाऊंगी और माँ को भी खिलाऊंगी। और तू भिखारियों की तरह जब मांगेगा ना तुझे एक नहीं दूंगी। तुम दोनों क्यों पागल हुए जा रहे हो? बंद करो बकवास अपनी। अरे माँ, बंद तो इसका मुंह होगा जब ये लड्डू नहीं बना पाएगी। उसकी बातें सुनकर राशि गुस्से में वहाँ से चली जाती है और कुछ दिन बाद स्टेशनरी की दुकान से 2 गोंद की बोतल खरीद के लाती है और फिर किचन में जाकर खुद से बोलती है, आज राशि द न्यू शेफ ऑफ दिस हाउस अपने हाथों से डिश बनाने जा रही है। ओह सॉरी, मेरे कहने का मतलब है कि स्वीट्स बनाने जा रही है। तो चलो शुरू करते हैं गोंद के लड्डू बनाना। इतना बोलकर वो गोंद की दोनों बोतल पैन में डाल देती है और साथ ही उसमें काजू, बादाम, पिस्ता आदि ड्राई फ्रूट भी मिला देती है और गैस को तेज करके उसे पकाने लगती है। गोंद इतना पक जाता है कि पूरा पैन चिपक जाता है और साथ ही करछी भी पैन के साथ ही चिपक जाती है, जिसे लेकर वो हॉल में जाती है जहां वो उसकी माँ से बोलती है, माँ देखो ना, दोनों आपस में चिपक गए, अब छूट ही नहीं रहे। हाय, मेरे बर्तनों का सत्यानाश कर डाला तूने तो। बेवकूफ लड़की, गोंद के लड्डू चिपकाने वाले गोंद के नहीं, खाने वाले गोंद के बनाए जाते हैं। माता रानी कैसी औलाद दी है आपने, दिमाग से काम ही नहीं लेती। क्यों, बन गए गोंद के लड्डू? अबे चिपकाने और खाने वाले गोंद में फर्क होता है, इतना तो मुझे भी पता है। लड्डू बनाने से पहले एक बार मेरे से पूछ लेती। पर मुझे तो एक ही गोंद के बारे में पता था और मैंने उसी के लड्डू बना दिए। पर कोई बात नहीं, अब आपने बता दिया ना, अब मैं खाने वाली गोंद के लड्डू बनाऊंगी। ओह खबरदार, जो मेरे किचन में कदम भी रखा तो एक तो मेरे बर्तन खराब किए, वो अलग, ऊपर से इतने महंगे काजू बादाम भी इस गोंद में चिपका दिए। तू बैठ जा, लड्डू खाने है ना, मैं बना दूंगी। इतना बोलकर अर्चना खुद किचन में जाकर गोंद के लड्डू बनाती है और कुछ देर बाद दोनों को खाने के लिए देती है और दोनों बहुत मजे के साथ सारे लड्डू खा जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन वो कॉलेज से घर आ रही होती है। तभी उसे एक मिष्ठान भंडार नाम की दुकान दिखती है और वो वहाँ जाकर खुद से बोलती है, यार गोंद के लड्डू खाए कितने दिन हो गए हैं और आज तो जी भर के लड्डू खाऊंगी। मुझे तो सोच कर मुंह में पानी आ रहा है। भैया 1 किलो गोंद के लड्डू पैक कर दो। अरे बिटिया, हमारे यहाँ गोंद के लड्डू नहीं मिलते। क्या अंकल, मिष्ठान का इतना बड़ा भंडार लेकर बैठे हो पर गोंद के लड्डू नहीं है? क्या रखते हो फिर इतनी बड़ी दुकान में? बेटा चमचम, गुलाब जामुन, कलाकंद, काजू बर्फी और भी बहुत कुछ है, पर गोंद के लड्डू नहीं है। बिटिया यहाँ कहीं आसपास तुमको ये लड्डू नहीं मिलेंगे। रहने दो अंकल, ऐसे थोड़ी होता है। इतना बोलकर वो आसपास की सभी मिठाइयों की दुकान पर पता करती है, पर उसे कहीं भी गोंद के लड्डू नहीं मिलते। जिसके बाद वो अपने भाई को कॉल करके बोलती है, मेरा भाई क्या कर रहा है? तेरा भाई बहुत ही जरूरी काम कर रहा है, अभी फोन रख चल। अच्छा तो गप्पे हाँक रहा है, समझ गई। सुनना, मेरा एक काम कर दे। देख फालतू मत बोल, मैं हमेशा की तरह तेरा असाइनमेंट टेप नहीं सकता। ओए कुत्ते सुन ना, तेरे कॉलेज के पास वो जो बड़ी सी मिठाई की दुकान है ना, वहाँ से मेरे लिए 1 किलो गोंद के लड्डू ला दे, पूरे 500 रुपए दूंगी। क्या बात है, 500 रुपए? ठीक है वैन, चिंता मत कर, तेरा भाई तेरे लिए गोंद के लड्डू कहीं से भी ला कर रहेगा। इतना कहकर वो
कॉल कट कर देता है और ये सुनकर राशि खुशी खुशी घर जाती है और हॉल में बैठकर दरवाजे की तरफ नजर गड़ाए अपने भाई का इंतजार करने लगती है। तभी उसकी माँ उसके पास आकर बोलती है, राशि कब से देख रही हूँ, दरवाजे की तरफ देखी जा रही है, कोई आने वाला है क्या? हाँ माँ, गोंद के लड्डू। अच्छा, तेरे गोंद के लड्डू चलकर आने वाले हैं क्या? ऐसा ही समझ लो माँ। तभी उसे दरवाजे पर चीकू आते दिखाई देता है और उसके चेहरे और कपड़ों पर मिट्टी लगी होती है। तभी राशि उसके पास जाकर बोलती है, ला मेरे गोंद के लड्डू, ला जल्दी दे भाई। ओहो, उसकी हालत तो देख ले, लड्डू की पड़ी है पागल को। क्या हुआ चीकू, तो ठीक है ना? वो तेरे लड्डू मैंने बाइक में पीछे बैग में रखे थे, लेकिन चैन लगाना भूल गया था और एकदम से पीछे से ऑटो वाले ने धक्का मारा तो तेरे सारे लड्डू नाली में गिर गए। मैंने बहुत कोशिश करी, उसके लिए तो 500 देना यार। हाय, मैं आज भी लड्डू नहीं खा पाई। जैसे तूने मेरे लड्डू बहा दिए ना, वैसे मैं तेरे जो 500 रुपए देने वाली थी ना, वो भी बहा दूंगी। ठेंगा मिलेगा तुझे। इतना कहकर वो चली जाती है और ऐसे ही समय बीतता है और राशि की शादी एक अच्छे घर के लड़के रमन से हो जाती है। और एक दिन वो अपने पति से बोलती है, रमन, आज ऑफिस से आते वक्त मेरे लिए गोंद के लड्डू ले आना प्लीज। अरे राशि, गोंद के लड्डू इतनी आसानी से नहीं मिलते, तुम खुद ही बना लेना घर पर, फिर जितना चाहो उतना खा सकती हो। वही तो, मुझे बनाने आते तो आपको क्यों कहती? अरे तो माँ को कह दो, उन्हें तो आते हैं, और जब वो बनाएंगी तो तुम भी सीख लेना। इतना कहकर वो चला जाता है और राशि किचन में जाकर अपनी सास मालती से बोलती है, माँ जी, मुझे ना आपसे गोंद के लड्डू बनाने सीखना है। एक बार आप मुझे बनाकर बताएंगी? क्या बात है, मेरी बहू मुझसे कुछ सीखना चाहती है। ठीक है, वैसे गोंद के लड्डू बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पर मैं तुझे आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी ताकि तू एक बार में ही सीख जाए। ऊपर वाले शेल्फ में गोंद होगा, निकाल कर दे। राशि उसे गोंद निकाल कर देती है और जैसे जैसे मालती गोंद के लड्डू बनाती है, वो उसकी अपने फोन में वीडियो बना लेती है। कुछ ही देर में जब लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं, तो राशि झट से एक खाकर बोलती है, हाँ माँ जी, मजा ही आ गया। अरे इतने स्वादिष्ट लड्डू तो मेरी माँ भी नहीं बनाती। अब देखना, मैं ना आपके लड्डू से भी बढ़िया लड्डू बनाऊंगी। हाँ हाँ, बना लियो। तुझे पता है बहू, ये गोंद के लड्डू गर्म होते हैं, इसलिए इन्हें खाने का असली मजा सर्दियों में ही आता है। साथ ही ये सेहत के लिए बहुत पौष्टिक होते हैं। ये हमारे शरीर को गर्म रखते हैं और इसमें मिले ये मेवे शरीर में ऊर्जा लाते हैं। साथ ही गर्भवती औरतों के लिए ये तो बहुत ही लाभकारी होते हैं। वाह माँ जी, एक लड्डू में इतने सारे गुण और साथ ही साथ इतना टेस्टी और सेहतमंद भी। इतना कहकर वो लड्डू खाने लगती है और कुछ दिन बाद खुद गोंद के लड्डू बनाती है और अपनी सास और पति को खिलाती है, जिसे खाकर रमन बोलता है, राशि, कुछ भी बनाना, लेकिन आज के बाद गोंद के लड्डू कभी मत बनाना। बहू, तूने तो मेरे घी मेवे गोंद का सत्यानाश ही कर दिया। अरे गोंद के लड्डू बनाना कोई खेल नहीं है, समझी? बहुत मेहनत और सब्र के साथ बनाए जाते हैं, पर तेरा ध्यान तो बनाने से ज्यादा खाने पर होता है। इसलिए मैं गोंद के लड्डू खुद बना दूंगी, बस तू खाने का कष्ट कर लियो। उसके इतना बोलने पर राशि सर खुजाते हुए मुस्कुराने लगती है और किचन से सबके लिए मालती के बनाए हुए गोंद के लड्डू लाती है और सब मजे के साथ लड्डुओं का आनंद लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।